हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 47 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सेंट्रोमास है उसको आज ऑलमोस्ट अपन फिनिश कर देंगे, या हो सकता है अपन इसको फिनिश ही कर देंगे। ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपन सबसे पहले डिस्कस कर देंगे सेंट्रोमास की गति, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति। तो ध्यान से देखना, देखो द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। ध्यान से देखना, देखो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होती है आपके पास में। आरसीएम वेक्टर बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अब यदि अपन इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो द्रव्यमान केंद्र का वेग आ जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या देगा आपके पास में, वीसीएम वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास में, dr अपॉन dt बराबर। अब यदि इसका अपन क्या कर दिया, समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आपके पास में क्या बन जाएगा कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर। ठीक है ना। अब देखो m1 का तो क्या देगा आपके पास m1, r1 का अवकलन कर देंगे तो ये आपके पास में क्या देगा v1 प्लस m2 v2 और प्लस डॉट 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 mn vn अपॉन क्या देगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और यदि अपन इसका वीसीएम का अवकलन कर दिया तो आपके पास एसीएम आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा m1, v1 का क्या देगा आपके पास में a1 a2 ये बात बन गई भी। अब यहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m नेट लिख सकते हैं या मास ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं। यदि इसको अपन इधर की तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास में देवदान से, इसको अगर अपन इधर की तरफ ले जाते हैं तो आपके पास बन जाएगा पीसीएम बराबर क्या होता है आपके पास में, कैपिटल एम क्या हो जाएगा मास ऑफ सिस्टम, वीसीएम वेक्टर बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn v1। तो अगर अपन ने पहले पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल, डॉट 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 nवें पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स का संवेग अगर अपन ने जोड़ दिया तो आपको द्रव्यमान केंद्र, यानी या ऐसा बोल सकते हैं कि उस निकाय का संवेग आपको प्राप्त हो जाएगा, या उस निकाय के सेंट्रोमास का संवेग है वो आपको मालूम हो जाएगा भाई। ठीक है ना। और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल M यानी मास ऑफ सिस्टम। इसको अपन इधर की तरफ ले देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में FCM बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m इंटू ACM बराबर क्या होता है आपके पास m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस डॉट 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 mn AN हो जाएगा। ये बात हो गई भी। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भी FCM वेक्टर हो जाएगा। इसके बाद में गति का जो दूसरा, मतलब गति की समीकरण भी सेंट्रोमास के लिए अपन लगा सकते हैं। क्या होता है गति का पहला समीकरण क्या होता है, VCM लिख दो बराबर UCM प्लस ACM इंटू टी। और इसके बाद में दूसरा क्या होता है आपके पास में SCM बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है ना।
इसके बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण बन गया, चौथा समीकरण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में एक अपन ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल बराबर सेंट्रोमास के लिए लिख सकते हैं डीपी अपॉन dt। तो यदि किसी भी निकाय पर बाह्य बल आरोपित किया जाए तो इस स्थिति में उसके द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग परिवर्तित होता है और बाह्य बल का परिमाण रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। सेंट्रोमास होता है ना, उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब अपन देखते हैं यदि एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा आपके पास है 0, तो इस स्थिति में डीपीसीएम बराबर क्या देगा आपके पास है 0। डीपी क्या होता है भाई, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कितना देगा आपके पास है 0, इसका मतलब संवेग क्या देगा अभी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं पीसीएम वेक्टर बराबर कांस्टेंट। और ये क्या हो जाएगा आपके पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसको अपन लिख सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ये बात होगी भी। तो पीसीएम वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास कांस्टेंट, इसको अपन बोलेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी निकाय पर बाह्य बल का मान कितना भी 0 है, यानी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, तो इस स्थिति में उस निकाय का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, ठीक है ना। यानी उसके सेंट्रोमास का जो रेखीय संवेग है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज है भी। इसके बाद में अपन इसके कई सारे एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे इसके अंदर। तो ये आपके पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो गया। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में पार्टिकल है m1, ये आपके पास में पार्टिकल है m2, प्रारंभ में दोनों मान के चलिएगा रेस्ट में, यानी v1 भी कितना भी 0 और v2 भी कितना आपके पास में 0 है, ठीक है ना। तो पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल दोनों का प्रारंभिक वेग कितना भी 0 है, तो v1 और v2 अगर 0 हो गया तो vcm भी कितना देगा आपके पास में 0 देगा, क्योंकि vcm बराबर क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो vcm वेक्टर वो भी कितना देगा 0 देगा, ठीक है ना। अब दोनों पार्टिकल्स है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स यानी पारस्परिक आकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की तरफ गति स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ देर बाद में है ना इसका जो वेग है वो तो कितना हो जाता है आपके पास में v1, और इसके बाद इसका इधर की तरफ जो वेग है वो कितना हो जाता है आपके पास में v2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में जो vcm है वो कितना हो जाता है 0 रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो m1 है इस पे फोर्स कौन लगाता है m2, और m2 पे फोर्स कौन लगाता है m1 लगाता है, यानी m1 और m2 इन दोनों की जो गति है वो पारस्परिक आकर्षण बल की वजह से हो रही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हो रही है। यहाँ पे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस स्थिति में पूरे निकाय का जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा, यानी सेंट्रोमास का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, यानी सेंट्रोमास पहले भी रेस्ट में था तो सेंट्रोमास अब भी रेस्ट में रहेगा, यानी सेंट्रोमास का वीसीएम है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 0, ठीक है ना। ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में भूल जाओगे आप अगर नहीं लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास में पारस्परिक आकर्षण के कारण गति। तो पारस्परिक आकर्षण के कारण गति हो जाएगी तो वीसीएम कितना देगा आपके पास में 0 देगा भी। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन उदाहरण से। नेक्स्ट देखिएगा, देखो आपके पास में कोई भी निकाय है, निकाय की जो गतिज ऊर्जा है, निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ये आपके पास में कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक बॉडी है, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है m, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका सेंट्रोमास हो जाएगा, ये धरातल हो गया है ना।
और धरातल से इसकी जो हाइट है ना सेंट्रोमास की, इसको हम बोलेंगे HCM बोल देंगे। इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कितना होता है आपके पास, mg हाइट ऑफ सेंट्रोमास हो जाएगा। इस पिंड के जो अलग अलग कण है उनकी धरातल से जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, ठीक है ना, बट अगर आप सबकी पोटेंशियल एनर्जी का योग कर दोगे तो mg इंटू HCM आ जाएगा भी, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें और फिर उसके बाद इनको अपन अप्लाई करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अपन दो। देखो यहाँ पर सेंट्रोमास के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से ये आपके पास में कोई भी एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है, 2m है, और ये आपके पास में दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना भी m है। यहाँ पे इसको तो अपन क्या करते हैं, u बराबर 0 से इसको अपन रिलीज करते हैं, और यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ u बराबर 30 से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने भी 90 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि सेंट्रोमास उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हो जाएगी भी। तो सबसे पहले अपन पता करते हैं, ध्यान से अपन बात करते हैं UCM बराबर m1u1 प्लस क्या होता है आपके पास m2u2 अपॉन क्या होता है आपके पास m1 प्लस m2। तो यहां से आपके पास है UCM बराबर m1u1। तो m1 कितना देगा आपके पास है 2m इंटू 30, m2u2 तो m2 कितना देगा आपके पास है m, u2 कितना देगा आपके पास है 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना देगा आपके पास है 2m प्लस m। तो यहां से आपके पास है UCM बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, देवनान से 30 इंटू 2m कितना देगा 60m, और 60m बटे कितना देगा 3m हो देगा। तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से 60 बटे 3 कितना देगा आपके पास है 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में सेंट्रोमास उसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है भी। तो इसकी पोजीशन अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अभी, अपन निकालते हैं HCM बराबर क्या होता है m1, m1 कितना देगा 2m, h1 कितना देगा आपके पास में, भाई ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ ना तो 0 प्लस m2 कितना देगा आपके पास m, और इसकी हाइट कितनी देगी आपके पास में 90 अपॉन ये आपके पास में कितना देगा 2m प्लस m। तो यहां से आपके पास है HCM बराबर कितना देगा मैं 90m अपॉन कितना देगा आपके पास है 3m। तो m से m को काट देंगे तो 90/3 कितना देगा आपके पास है 30। तो इसको अपन बोलेंगे 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 मीटर हो जाएगा। यानी सिस्टम का जो सेंट्रोमास है वो कहां पर हो जाएगा, 30 मीटर की हाइट पर हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी ACM की बात करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा ACM बराबर m1, m1 कितना देगा आपके पास में 2m, और इसका एक्सप्रेशन कितना देगा, ऑब्वियसली माइनस का g देगा, और प्लस m2 कितना देगा आपके पास m, इसका एक्सप्रेशन भी कितना देगा माइनस का g देगा, अपॉन m1 कितना देगा आपके पास में 2m प्लस m2 कितना देगा m हो देगा। तो यहाँ पे इसको अगर अपन कैलकुलेट कर दें तो कितना देगा माइनस का 2mg, माइनस का कितना देगा आपके पास में mg, माइनस का 3mg अपॉन 3m, तो माइनस का g बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का g। ये तो आपके पास में UCM आ गया, ये तो आपके पास में UCM आ गया, ये आपके पास HCM आ गया, और ये आपके पास ACM आ गया। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि HCM बराबर कितना देगा, 30 हो देगा। तो यहाँ पे सेंट्रोमास हो जाएगा भी, यहाँ पे सेंट्रोमास, तो इसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब देखो बेटा सेंट्रोमास का मतलब क्या होता है, इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना है 2m, और इस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना देगा m। तो सिस्टम का टोटल मास कितना देगा 2m प्लस m बराबर 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3m। तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि 3m द्रव्यमान का कोई भी पिंड है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, 3m का हो गया, ये 3m हो गया, और इसकी यहां से जो हाइट है ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये अपन निकाल देंगे 30 सेंटीमीटर, और UCM बराबर कितना भी 20 है। तो इसको अपन ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो आप तो यहाँ पे m और 2m इन दोनों को भूल जाओ, आप तो ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास 3m द्रव्यमान का कोई भी एक पिंड है जो कि धरातल से 30 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है, इसको ऊपर की तरफ 20 से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। यानी किसी बिल्डिंग के टॉप से अपन ऊपर की तरफ किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली ऊंचाई अपन निकाल सकते हैं।
तो अपन निकाल सकते हैं कि H बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में UCM का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में 2G। ये तो फॉर्मूला अपन जानते ही हैं। तो UCM कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 2G कितना हो जाएगा आपके पास में 20। तो 400/20 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब आपको बोला जा रहा है कि सेंट्रोमास के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, तो यहां से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 30 पहले से है तो यहां से आपके पास HCMX तो 30 तो पहले से था और 20 और हो जाएगा तो 30 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुक करते हैं। आपके पास है कोई भी एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को खींच करके छोड़ा जाता है। जब 2 kg का वेग कितना भाई 6 मीटर पर सेकेंड, तो 3 kg का वेग कितना हो जाएगा भाई। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग को अपन इस प्रकार से खींच करके छोड़ दिया। जैसे अपन क्या करते हैं स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो छोड़ते ही ऑब्वियसली दोनों ब्लॉक्स है उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई छोड़ दिया अपन ने। तो छोड़ने के तुरंत पश्चात यहाँ पे U1 बराबर U2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 0। तो यहां से आपके पास है UCM बराबर भी कितना हो जाएगा 0 देगा। अब यहाँ पे इस पे फोर्स कौन लगाती है, स्प्रिंग फोर्स लगाती है, और इस पे भी फोर्स कौन लगाती है, स्प्रिंग फोर्स लगाती है। और स्प्रिंग का फोर्स है वो सिस्टम का फोर्स हो गया, यानी आंतरिक बल हो गया, बाहर से अपन कोई बल लेके नहीं आ रहे। तो इस स्थिति में प्रारंभिक वेग है वो सेंट्रोमास का वो भी कितना हो जाएगा आपके पास है 0। तो अपन बोलेंगे कि VCM बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 0 देगा। तो अपन जानते हैं कि VCM बराबर क्या होता है M1V1। तो M1 कितना देगा 2 और V1 कितना देगा आपके पास है +6 और M2 कितना देगा आपके पास है 3 और V2 कितना देगा आपके पास है -V अपॉन M1 + M2 कितना देगा आपके पास है 2 + 3 और VCM बराबर कितना देगा 0। तो 6 × 2 कितना देगा 12 -3V उधर जाकर के +3V बन जाएगा। तो यहाँ से V बराबर कितना देगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है, इन दोनों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए इसके बाद में सेंट्रोमास की गति से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन समझते हैं अपन। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मोस्टली पूछे जाते हैं कि ये आपके पास में कोई भी एक चिकना धरातल है, ठीक है ना, यानी इसको अपन बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस। मतलब इसका म्यू बराबर कितना देगा 0 देगा। और इसके ऊपर इस प्रकार से कोई भी एक प्लैंक रखा हुआ है, लकड़ी का मान लो, ठीक है ना। और ये जो प्लैंक है ना, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास में बताओ 20 kg और इसकी लंबाई कितना देगी आपके पास में 10 मीटर। अब यहां पे कोई भी एक लड़का है, ये यहां पे कोई भी एक लड़का है जो कि इधर की तरफ खड़ा था, और इस लड़के का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा, मान के चलेगा 60 kg हो जाएगा। कितना देगा 60 kg। और ये लड़का यहां से चल करके इस इधर की तरफ चलना स्टार्ट करता है और इस दूसरे वाले सिरे तक पहुंच जाता है। अभी पहले लड़का यहाँ पर रेस्ट में था और यहां से चलते चलते कहां पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। तो लड़का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्लैंक का विस्थापन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है कि लड़का दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है तो प्लैंक का विस्थापन क्या हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका समझते हैं अपन, बात सुनना भी। देखो यहां पर आपके पास स्मूथ सरफेस है, इसका म्यू कितना है 0 है, यानी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल यहां पे लगने वाला नहीं है।
और घर्षण बल लगने वाला नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम पर किसी भी प्रकार का क्षैतिज दिशा में नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। और यदि क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में सेंट्रोमास उसका क्षैतिज विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 देगा। और क्षैतिज विस्थापन अगर 0 देगा तो कैसे हो सकता है भाई ये लड़का है वो अगर इधर की तरफ जाएगा तो द्रव्यमान अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली सेंट्रोमास भी इधर की तरफ शिफ्ट होगा। बट सेंट्रोमास को आपको शिफ्ट करना नहीं है, तो इसके लिए प्लैंक है उसको आपको किधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, उल्टा पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, मान के चलेगा x शिफ्ट हो जाएगा। अब लड़का है, लड़का आगे की तरफ कितना चला जाता है बताओ, 10। भाई लड़का यहां से चल करके प्लैंक पे पहुंच गया कितना में, 10। बट प्लैंक वो वापस पीछे की तरफ कितना आ गया, x आ गया। तो लड़के का धरातल के सापेक्ष विस्थापन है वो कितना हो जाएगा बताओ, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा आपके पास है, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, अभी इधर की तरफ कौन जा रहा है, लड़का, तो इसका mx, और इधर की तरफ कौन आ रहा है, प्लैंक, इसका mx आपको बराबर करना है। तो लड़के का m कितना देगा बताओ, 60, और लड़के का विस्थापन कितना देगा बताओ, 10 माइनस एक्स बराबर प्लैंक का द्रव्यमान कितना देगा, 20, इसका x कितना देगा बताओ, x। इसके बाद में 60 20, तो ये 3 बार 3 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है, 30, माइनस कितना देगा आपके पास है, 3x बराबर कितना देगा आपके पास बताओ, x ही आ गया ना, x। तो यहां से आपके पास है 4x बराबर कितना देगा, 30। तो x बराबर कितना देगा आपके पास है, 30/4 15/2, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर हो जाएगा। ये बात होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला अगर आपने ढंग से समझ लिया तो वो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि दो लड़के लेंगे अब की बार, दोनों लड़के अपनी स्थितियां आपस में बदल लेते हैं तो प्लैंक का विस्थापन, क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखना। देखो ये वही आपके पास में कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। इसका म्यू बराबर कितना देगा आपके पास है, 0। ये वही ऐसा इसके ऊपर कोई प्लैंक रखा हुआ है और इस प्लैंक का जो द्रव्यमान है वो तो कितना देगा आपके पास है, 20 kg। इसकी लंबाई कितना देगी आपके पास है, 10 मीटर मान लो। इधर की तरफ कोई लड़का खड़ा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये कोई लड़का खड़ा है इधर की तरफ, ये इस प्रकार से इधर की तरफ जा रहा है। अब यहां पर ये वाला जो लड़का है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 40 kg। और इस वाले लड़के का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 80 kg। तो 40 kg वाला तो जाता है 80 kg वाले की जगह और 80 kg वाला आ जाता है 40 kg वाले की जगह, ठीक है ना। अब यहां पर कुल मिलाकर के कितनी चीजें गति कर रही है, 40 kg वाला लड़का गति कर रहा है, 80 kg वाला लड़का गति कर रहा है, और साथ में ये प्लैंक है इसको भी गति करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लैंक की गति इस प्रकार से होगी ताकि सेंट्रोमास उसकी गति नहीं हो। सेंट्रोमास का जो विस्थापन है वो आपको 0 करना है अभी। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना है कि प्लैंक वो दाएं चलेगा या बाएं चलेगा। 40 तो जा रहा है इधर, 80 आ रहा है इधर, तो ज्यादा द्रव्यमान इधर की तरफ जा रहा है। तो ज्यादा द्रव्यमान अगर इधर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रोमास की इधर की तरफ शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो प्लैंक है उसको उधर की तरफ शिफ्ट करवा देंगे अपन, ठीक है ना। तो प्लैंक की शिफ्टिंग अपन इधर की तरफ करवा देंगे, तो प्लैंक का विस्थापन कितना देगा आपके पास है, x हो जाएगा। अब बेटा लड़का यहां से, ये वाला लड़का यहां से चल करके यहां तक जाता है, कितना 10, और ये प्लैंक इसको आगे की तरफ x ले जाता है, इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है, 10 + x हो जाएगा।
और यहाँ पर ये वाला जो लड़का है ये यहाँ से यहाँ तक आता है कितना भी 10, और ये प्लैंक वापस इसको पीछे की तरफ ले जाता है कितना भी x, इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है 10 माइनस x देगा। अब दाएं की तरफ जाने वाला mx और बाएं जाने वाला mx दोनों आपको बराबर करने हैं। तो सबसे पहले देखो उधर की तरफ कौन जा रहा है अभी, उधर की तरफ जा रहा है केवल, उधर की तरफ कौन जा रहा है अभी, उधर की तरफ ये लड़का जा रहा है और ये प्लैंक जा रहा है। तो लड़के का mx कितना देगा 40 इंटू कितना देगा आपके पास है 10 प्लस x, और इसके बाद में प्लैंक, प्लैंक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 20 इंटू कितना देगा आपके पास x, तो 20x हो गया बराबर। इधर की तरफ कौन आ रहा है 80, तो 80 इंटू इसका कितना देगा आपके पास है 10 माइनस x हो गया। पूरे को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां से 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 20, प्लस क्या देगा आपके पास है 2x, और प्लस क्या देगा आपके पास x हो गया है ना, बराबर 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, तो 4 इंटू 10 कितना देगा आपके पास है 40, माइनस कितना देगा आपके पास है 4x हो गया। इसके बाद है देवदान से इस 20 को उधर की तरफ ले जाएंगे तो 40 माइनस 20 बराबर कितना देगा आपके पास में 20, 4x इधर की तरफ आ गया तो 2x प्लस x कितना देगा 3x, 3x प्लस 4x कितना देगा आपके पास 7x, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा 20/7 मीटर, ये आपके पास विस्थापन आ गया। अभी तो इस प्रकार की क्वेश्चन भी जनरली पूछ ले जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना है बेटा। तो चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कि जब गोली केविटी के बॉटम पर पहुंचती है तो ब्लॉक का विस्थापन आपको फाइंड आउट करना है। विद्युदान से ये तो आपके पास में कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर है ना वो एक केविटी बना रखी है, केविटी के से भी अर्ध गोलाकार है, और इसकी जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है आपको कैपिटल आर दे रखी है, कितनी दे रखी है कैपिटल आर, और इसके अंदर यहाँ पे कोई भी गोली है, इस गोली का द्रव्यमान कितना है एम है, इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास है स्मॉल आर है, ठीक है ना, और ये वाली जो सरफेस है वो कैसी भी स्मूथ है, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे ये वाली सरफेस कैसी भी स्मूथ है, तो इस पूरे निकाय पर क्षैतिज दिशा में कोई भी बल नहीं लग सकता, ठीक है ना, और क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में पूरे निकाय के मतलब निकाय उसके द्रव्यमान केंद्र का क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इस कारण से सिस्टम का सेंट्रोमास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेगा। बट ये जो गोली है वो तो पहले यहाँ पे थी और अब इसके बाद में चल करके यहाँ पे पहुंच गई, बॉटम पे पहुंच गई, यानी इस वाली लाइन पर आ गई भी, तो गोली तो इधर की तरफ आ रही है, तो गोली अगर इधर की तरफ चलेगी किधर की तरफ राइट की तरफ, तो यहाँ पर ये आपके पास जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को इधर की तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, ताकि सेंट्रोमास है उसकी जो गति उसको कंपनसेट किया जा सके, उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे ये जो गोली है ये गोली चलती इस प्रकार से यहां से चल करके कहां पे पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद में यहां पे पहुंच जाती है, यहां पे पहुंच गई, तो ये तो इस प्रकार से इधर की तरफ चली, तो इसका विस्थापन इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा x। अब गोली का mx और ब्लॉक का जो mx इसको अपने को क्या करना है अभी बराबर करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोली, तो गोली का पहले जो सेंट्रोमास है वो कहां पे था अभी, इस लाइन पे था यहाँ पे, और अब इस गोली का जो सेंट्रोमास है वो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। तो अब यहां से अगर अपन बात करते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी कैपिटल आर, और इसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कैपिटल आर माइनस क्या देगा आपके पास स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, अब ये जो गोली है मैं ऐसे बोल देता हूं कि मान के चलिएगा ये x डायरेक्शन है और ये आपके पास है कौन सी y डायरेक्शन है, तो अपन बात करते हैं कि fx बराबर कितना देगा आपके पास है 0। इस कारण से ध्यान से देखना है तो सेंट्रोमास का जो डेल्टा एक्सियम है वो भी कितना देगा आपके पास है 0 देगा, यानी सेंट्रोमास है वो x दिशा में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं रखेगा। अब ये जो गोली है वो गोली यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गई, तो गोली का द्रव्यमान कितना देगा m, और इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास है कैपिटल आर माइनस क्या देगा आपके पास है स्मॉल आर, बराबर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है 4m, और इसका विस्थापन पीछे की तरफ कितना देगा x देगा। तो यहां से m से अपन क्या करेंगे m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास में कितना देगा अभी x, तो x बराबर कितना देगा x बराबर r माइनस आर बटे क्या देगा आपके पास में 4,
कि x आ गया। चलो इसी प्रकार से अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ब्लॉक है, इसको यहां से अपन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब ये इस वेज के बॉटम पर पहुंचता है तो आपको क्या करना है अभी, इस वेज का विस्थापन पता करना है अभी। तो ऑब्वियसली यहां पर भी x डायरेक्शन में किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, तो सेंट्रोमास उसका जो x डायरेक्शन में विस्थापन है वो भी कितना देगा, 0 देगा। तो अपन बात करते हैं इसका द्रव्यमान कितना देगा, m, और x डायरेक्शन में इसका विस्थापन कितना देगा भाई, यहां से ये कहां पर पहुंच रहा है, अभी यहां तक पहुंच रहा है, यहां से यहां तक। तो ये आपके पास l हो गया, तो इसका ये वाला x कंपोनेंट कितना देगा आपके पास, l cos थीटा। तो m इंटू कितना देगा आपके पास, l cos थीटा, बराबर इसके बाद इसका पीछे की तरफ विस्थापन कितना देगा, x, बराबर 5m इंटू क्या देगा, x हो देगा। तो m से अपन क्या करेंगे, m को काट देंगे, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा, l cos थीटा बटे 5। ये बात हो गई भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है बेटा, ठीक है। चलो भाई इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में कोई भी एक पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m मान लो। अब इसको u बराबर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है क्षैतिज के साथ में, थीटा बराबर 37 डिग्री के कोण पे, 37 डिग्री के एंगल पर फेंका जाता है। अब आपको यह बोला जा रहा है कि उच्चतम बिंदु पर यह है 2 समान भागों में विभक्त हो जाता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये क्या होता है, 2 समान भागों में विभक्त हो जाता है। जो आपके पास एक भाग है वो विरामावस्था में आ जाता है, तो दूसरा भाग कहां गिरेगा, तो आपको बोला जा रहा है दूसरा भाग कहां गिरेगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान के इसलिए ये जो पिंड है ये पिंड विभक्त होता ही नहीं है। तो पिंड विभक्त नहीं होगा तो ये परवलयाकार पथ को ट्रेस करता हुआ अल्टीमेटली ग्राउंड पर जाकर के स्ट्राइक करेगा किसी बिंदु पे, और जहां पर ये पिंड जाकर के धरातल से टकराएगा वहीं पे इसका सेंट्रोमास है वो भी धरातल से टकराएगा भी, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट होगा जहां पे इसका सेंट्रोमास है वो जाकर के स्ट्राइक करेगा। तो इसका मैं देखो से डायग्राम बना देता हूं। ऐसा हो जाएगा कि ये x हो गया, ये y हो गया, और इसके बाद में यहां से अपन इसको फेंका है, और यहां से अगर अपन इसको फेंका है ना तो इस स्थिति में ये यूं गति करता हुआ अल्टीमेटली यहां पर जाकर के गिरता है भी, ठीक है ना, यहां पर जाकर के गिरता है। यानी इसका सेंट्रोमास है वो इस पथ पर गति करेगा। अब आपको ये बोला जा रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये ब्लास्ट हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, 2 भागों में। जो एक भाग है वो तो क्या करता है भी विरामावस्था में आ जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो विभाजन हो रहा है वो आंतरिक बल की वजह से हो रहा है कि बाह्य बल की वजह से हो रहा है, ऑब्वियसली आंतरिक बल की वजह से, क्योंकि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई पहुंचा तो है नहीं, बाहर से तो कोई फैक्टर आया नहीं है जो इस पे फोर्स अप्लाई कर सके। तो बाहर से इस पे कोई अतिरिक्त बल नहीं लग रहा है। अभी बल तो लग रहा है, बल तो mg तो लग ही रहा है। तो mg तो स्प्लिट हो भाई, ये विभक्त हो चाहे विभक्त नहीं हो, नीचे की तरफ mg वो तो लग ही रहा है। और mg लग रहा है तभी तो ये यहां से यहां पे गति कर रहा है, नहीं तो सीधा यूं भाग जाता है ये, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब इस पे बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स मैंने लगाया क्या, नहीं, आंतरिक बलों की वजह से यहाँ पे इसके अंदर विभाजन हो रहा है। तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स अगर नहीं लग रहा तो इस स्थिति में सेंट्रोमास जिस पथ पर गति कर रहा था ना उसी पथ पर गति करता रहेगा। तो याद रखना भाई, अगर किसी भी निकाय पर, यदि किसी भी निकाय पर बाहर से कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया जाए तो इस स्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र उसी पथ पर गति करता रहेगा जिस पर इसको गति करनी चाहिए थी, ठीक है ना।
तो अपन देखते हैं ध्यान से, यहां पे इसका जो युवक्स है, इसका जो युवक्स है वो तो कितना देगा आपके पास में, यू कॉस थीटा 40 देगा, और यू वाई बराबर कितना देगा आपके पास में, यू साइन थीटा बराबर कितना देगा आपके पास में 30 देगा। तो युवक्स कितना देगा 40 और यू वाई कितना देगा आपके पास में 30 देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसकी रेंज। तो बोलो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आर बराबर कितना होता है आपके पास है 2 इंटू यूएक्स यू वाई अपॉन क्या देगा आपके पास है जी। ठीक है ना। तो ये आपके पास है 2 यूएक्स कितना देगा आपके पास है 40, यू वाई कितना देगा 30 अपॉन जी कितना देगा आपके पास है 10। तो कितना देगा आपके पास है 240 मीटर आ रहा है कि देखो देखें, बिल्कुल ठीक है। तो 240 मीटर हो गया अभी, यानी ये जो पिंड है वो कहां पर जाकर के टकराएगा, 240 मीटर पर जाकर के टकराएगा। ठीक है ना। अब मान के चलेगा ये स्प्लिट हो जाता है, तो इस स्थिति में इसका ये पथ तो रहेगा नहीं, ये तो सेंट्रोमास का पथ रहेगा। द्रव्यमान के अंदर तो अल्टीमेटली इसी पथ पर गति करेगा। तो इसका जो एक भाग है वो तो कहां पर जाकर के गिरेगा भाई, बिल्कुल यहां पर जाकर के गिरेगा। ठीक है ना। तो आधा तो यहां पे होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m/2। तो सेंट्रोमास को आपको यहीं पे रखना है भाई, सेंट्रोमास को। तो आधा वो कहां पर जाकर के गिरेगा भाई, यहां पर जाकर के। तो यहां पे जो गिरने वाला है इसका द्रव्यमान भी कितना देगा आपके पास m/2 देगा। अब सेंट्रोमास आपके पास ये हो गया, ये टोटल कितना 240, तो ये कितना देगा आपके पास 120 हो गया। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एल बोल देंगे या आर बोल देंगे, चलो आर बोल दिया अपन इसको। ठीक है ना, ये बात होगी। मैंने आपको बता रखा कि सेंट्रोमास उसके अबाउट m1 x1 बराबर m2 x2 होता है। तो m1 कितना देगा आपके पास m/2। ठीक है ना। और x1 कितना देगा 120, m2 कितना देगा m/2, और ये कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। तो यहां से r बराबर भी कितना देगा आपके पास 120 मीटर देगा। कितना देगा 120 मीटर। अब दूसरे वाला पिंड कहां से कहां पर जाकर के गिरेगा, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितने देगी 240, और प्लस कितना देगा r हो जाएगा। तो r कितना देगा 120 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितने देगी आपके पास में दूसरे वाले की x2 बराबर कितना देगा 120 प्लस 240 बराबर कितना देगा आपके पास है 360 मीटर देगा। अभी ये चीज हो गई। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बाहर से अपन ने कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो इस स्थिति में सेंट्रोमास जिस पथ पर गति कर रहा था ना उसी पथ पर गति करता रहेगा। देखो विभाजन के बाद में दूसरा पिंड है वो यहाँ पे इस पथ के अनुदिश गति करता है पहला पिंड, और दूसरा पिंड है वो इस प्रकार से यहाँ से इस पथ के अनुदिश गति करता है, बट सेंट्रोमास इसका पथ तो ये रहता है भाई। ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा मैंने किसी भी पिंड को इस प्रकार से यूं फेंका धरातल से, किसी भी गेंद को मैंने यहां से यूं फेंका, ये गेंद हो गई। इस गेंद को मैंने इस प्रकार से यूं फेंका, ये गेंद इस प्रकार से यूं इस पथ के अनुदिश गति करती हुई अल्टीमेटली यहां पर जाकर के टकराती है भी। ठीक है ना। अब मान के चलिएगा यहां पर पहुंचते ही है ना ये कई सारे भागों में विभक्त हो जाती है, कई सारे पिंड बन जाएंगे इसके, कई सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो कुछ तो इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ गति करेंगे, कुछ इधर की तरफ। यहां पे इसके अंदर ब्लास्ट हो चुका है अभी। अब ब्लास्ट की वजह से चाहिए 1000 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, बट फिर भी इसका जो सेंट्रोमास है उसका पथ तो इसके अनुदिश होगा। धरातल पे कोई कहीं पे जाके गिरेगा, कोई कहीं पे जाके गिरेगा, बट सेंट्रोमास है वो तो अल्टीमेटली कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, यहीं पे जाके स्ट्राइक करेगा। ये मैं आपको बात समझाने वाला था, तो इसको आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में लास्ट टॉपिक अपन इसका डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है केवीटी प्रॉब्लम्स। तो क्या होता है केवीटी प्रॉब्लम्स, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। केवीटी प्रॉब्लम्स देखो ध्यान से क्या है, यह है कि जैसे मान के चलेगा ये अपने पास कोई भी एक चकती है, ये कोई भी अपने पास एक डिस्क है चकती। ठीक है ना।
द्रव्यमान कितना भी m, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी r। तो चकती कैसे भी सिमेट्री के सममित है, तो इस स्थिति में इसका सेंटर मास वो कहां पे हो जाएगा, अभी यहां पे हो जाएगा। द्रव्यमान के अंदर कहां पे हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा, ये O हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इससे कुछ भाग है वो काट करके निकाल देता हूं, और काटा जाने वाला जो भाग है वो कैसा हो जाएगा, अभी काटा जाने वाला भाग हो जाएगा चकती नुमाई हो जाएगा। बट इसकी जो त्रिज्या वो कितनी होनी चाहिए, r/2 होनी चाहिए। तो मैंने इसमें से क्या कर दिया, इस प्रकार से ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग काट करके मैंने बाहर कर दिया। देखो ये वाला भाग काट करके मैंने बाहर कर दिया, ये भाग ये मैंने कट कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है शेष भाग हो गया, ठीक है, ये शेष भाग हो गया और ये काटा गया भाग हो गया। और काटे गए भाग की जो त्रिज्या है वो कितने देगा आपके पास में, r/2। ये बात हो गई। तो अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जो शेष भाग है इसका सेंटर मास कहां पे होगा, बचा हुआ पार्ट जिसको अपन बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का सेंटर मास वो कहां पे होगा, आपको ये पूछा जा रहा है अभी। चलो अपन करते हैं, कैसे करते हैं देवदान से। सबसे पहले ये जो चकती है, इस चकती का क्षेत्रफल कितना देगा, πr²। तो πr² क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m। तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m अपॉन πr²। अब यहां पर आपके पास है जो काटा गया भाग है, इस काटे गए भाग का एरिया कितना देगा, पाई r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो r²/4 हो जाएगा। तो पाई r²/4 है, इसका द्रव्यमान कितना देगा बताओ, m'। तो m' बराबर कितना देगा, m बटे πr² इंटू पाई r²/4 हो जाएगा। तो πr² से πr² को काट देंगे तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, m' बराबर क्या देगा आपके पास, m/4। तो ये तो हो जाएगा आपके पास है काटे गए भाग का मास। और यदि आपको शेष भाग का मास निकालना है तो शेष भाग का मास कितना हो जाएगा, m, इसमें से m/4 को आपने काट करके साइड कर दिया, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3m/4। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपने इधर से राइट हैंड साइड से आपने मास को डिडक्ट कर लिया है, बाहर कर दिया है, तो इस स्थिति में इसका सेंटर मास है वो इधर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इधर की तरफ ज्यादा द्रव्यमान हो गया। तो ज्यादा द्रव्यमान की तरफ सेंटर मास वो शिफ्ट हो जाता है। तो शेष पार्ट है इसका सेंटर मास है वो कहां पर आ जाएगा, इस प्रकार से ओडेस पर आ जाएगा। ये आपके पास है बचे हुए भाग का द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। तो ये तो इस प्रकार से इस लाइन पे ये O की लाइन होगी और ये इसकी लाइन होगी। यहां पर मैं इस प्रकार से एक लाइन बना देता हूं भाई, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, ये आपके पास है जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना भी m/4। तो ये काटा गया भाग होगा तो इसका सेंटर मास कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, m/4। और जो शेष भाग है, तो शेष भाग का सेंटर मास आपको मालूम करना है। तो शेष भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 3m/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3m/4। तो शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र यहां पर हो जाएगा, तो इसको अपन बोल देंगे 3m/4। पहले ये आपके पास में पॉइंट O गया, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली कितने देगी आपके पास में, r/2। ये तो आपके पास r/2 हो गया, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, r/2। और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। भाई आपको यही तो पूछा जा रहा है कि शेष भाग का सेंटर मास है वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है आपको। अब ये आपके पास में उदाहरण से मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि ये जो चकती है वो दो भागों से मिलकर के बनती है, एक तो काटा जाने वाला भाग और एक शेष भाग। काटे जाने वाले भाग का द्रव्यमान कितना देगा, m1 बराबर m/4 और शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा, m2 बराबर 3m/4। इसका x1 और इसका x2 वो अपने पास में है, तो m1 x1 बराबर m2 x2 कर दो। तो अपन क्या लिख सकते हैं तुरंत से, m1 इसका द्रव्यमान कितना देगा, m/4, x1 कितना देगा आपके पास, r/2, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, 3m/4,
x2 कितना देगा आपके पास, x2 देगा। इसके बाद ये आपके पास कितना देगा, m/4, ये आपके पास m/4, 3 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा, r/6। यही आपका आंसर हो गया। ये तो चकती होगी। और अगर यही क्वेश्चन अपन किसके लिए डिस्कस करते हैं, भी गोले के लिए। गोला है, जैसे मान के इसलिए का ये कोई गोला है और इसमें से ये वाला भाग है वो अपने काट करके इस प्रकार से साइड में कर दिया। ये वाला भाग अपने काट करके साइड में कर दिया भाई। ये आपके पास है शेष भाग हो गया भाई। ध्यान से समझना इसको आप। ये हो गया आपके पास है शेष भाग, ये काटा गया भाग हो गया। गोला द्रव्यमान कितना है इसका m और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। और ये जो आपने भाग काट करके निकाला इसकी त्रिज्या कितना देगी, r/2। और शेष भाग ऑब्वियसली इसका सेंटर मास वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास O मान लो और इसके बाद इसको अपन क्या बोल देंगे, O' मान लेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये लाइन खींच दी अपन ने। ये आपके पास पूरे सिस्टम का सेंटर मास है भाई। इस गोले का द्रव्यमान केंद्र तो यहीं पे होगा। अब अपन बात करते हैं कि इस गोले का पूरा आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब। आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m। तो एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास, m/4/3 पाई r क्यूब। आपके पास है जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m' बराबर कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब इंटू ये आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई। इसके बाद इसकी रेडियस कितना देगा, r/2। तो r/2 का क्यूब कितना देगा आपके पास है, r3/8 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास m' बराबर कितना देगा, m/8। ये बात हो गई। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जो काटा गया भाग है इसका द्रव्यमान कितना देगा, m/8। तो यहाँ पे तो लिख देंगे अपन m/8, क्योंकि काटे गए भाग का सेंटर मास यहाँ पे होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितना देगी आपके पास, r/2। ये वाली डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, x। और इसके बाद में टोटल द्रव्यमान कितना m है, इसमें से m/8 तो आपने काट दिया, तो शेष भाग का द्रव्यमान कितना देगा, 7m/8। तो इसको अपन लिख देंगे 7m/8। तो लिख दो m1x1 बराबर m2x2। तो m1 कितना देगा आपके पास, m/8 इंटू कितना देगा आपके पास, r/2। m2 कितना देगा आपके पास है 7m/8। x2 कितना देगा आपके पास, x। m/8 से m/8 को काट देंगे, तो यहां से x बराबर कितना देगा आपके पास, r/14। तो x बराबर कितना देगा आपके पास, r/14 देगा। ये बात हो गई। तो ये दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है और इन दोनों को आप अच्छे से नोट करें, ठीक है ना। तो नोट करके और फिर उसके बाद में आज का अपना ये जो लेक्चर है वो लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करेंगे। और उसके बाद में अपन जब भी इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे तो कौन कौन से डाउट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सेंट्रोमास के जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ भाई, ठीक है ना। सेंट्रोमास के डाउट्स, यार एक काम करते हैं अपन, ये जो सेंट्रोमास और इसके कोलिजन, इन दोनों की जो डाउट्स हैं, इन दोनों की जो क्वेश्चंस है वो एक ही जगह पे दे रखे हैं ना। तो अपन एक ही जगह पे एक साथ इनके डाउट्स है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 1-2 लेक्चर बाद में आपको मैं इसकी क्वेश्चंस है वो टिक कराऊंगा। वैसे मॉड्यूल में से जो भी सेंट्रोमास से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके डाउट्स है वो आप छांट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पर।